कहानी की शुरुआत 1941 की कड़कड़ाती सर्दियों से होती है। सोवियत संघ का आकाश काले धुएं और बर्फ के तूफानों से घिरा हुआ था। हिटलर की वेहरमाच मास्को के इतने करीब थी कि उनकी तोपों की गूंज शहर की सड़कों पर सुनाई दे रही थी। इस तनावपूर्ण माहौल में एक सैन्य एयरबेस पर निकोलाई कोमलेव नाम का एक निडर पायलट अपने विमान के पास खड़ा था। निकोलाई केवल एक सैनिक नहीं था, वह सोवियत वायुसेना की उस पीढ़ी का हिस्सा था जिसे स्टालिन के बाज कहा जाता था। उसे और उसके सह पायलट को एक आत्मघाती मिशन सौंपा गया था। उन्हें दुश्मन के उस विशाल बख्तरबंद काफिले को नष्ट करना था जो मास्को की ओर बढ़ रहा था। यदि वह काफिला शहर में घुस जाता तो युद्ध का परिणाम बदल सकता था। विमान IL-2 स्टॉर्मोविक ने उड़ान भरी। इंजन की गूंज बर्फीली घाटियों में समा गई। निकोलाई के दिमाग में एक तरफ मिशन की जटिलता थी और दूसरी तरफ उसकी मंगेतर ओल्गा का चेहरा। उड़ान भरने से पहले उसने ओल्गा की तस्वीर को चूमा और उसे अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया। जैसे ही निकोलाई का विमान दुश्मन के इलाके में पहुंचा, नीचे का नज़ारा भयावह था। हजारों टैंक और ट्रक एक सांप की तरह बर्फ पर रेंग रहे थे। निकोलाई ने गोता लगाया। उसने अपनी मशीन गन और रॉकेटों से हमला किया। देखते ही देखते नीचे आग का तांडव मच गया। जर्मन टैंक ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे, लेकिन आसमान में वह अकेला नहीं था। अचानक बादलों की ओट से दो जर्मन मेसर्शमिट BF-109 शिकारी विमान निकले। उन्होंने निकोलाई के विमान पर पीछे से हमला किया। विमान के पिछले हिस्से में बैठा उसका गनर और दोस्त बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन एक घातक मशीन गन की बौछार ने उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। निकोलाई अब अकेला था। विमान का इंजन धुआं देने लगा। तेल की पाइप फट चुकी थी और कॉकपिट में आग की लपटें पहुंच रही थीं। निकोलाई के पास पैराशूट से कूदने का मौका था, लेकिन नीचे दुश्मन की सेना खड़ी थी। उसने फैसला किया कि वह विमान को सुरक्षित उतारने की कोशिश करेगा। एक भयानक शोर और झटके के साथ विमान एक घने बर्फीले जंगल के बीच क्रैश हो गया। जब निकोलाई को होश आया तो सब कुछ धुंधला था। उसके कान बज रहे थे। उसने महसूस किया कि उसका पैर विमान के टूटे हुए ढांचे के बीच बुरी तरह फंस गया है। दर्द इतना तीव्र था कि वह बार बार बेहोश हो रहा था। बाहर निकलने पर उसने देखा कि उसका विमान मलबे का ढेर बन चुका था। उसका साथी मर चुका था। निकोलाई ने कांपते हाथों से अपने दोस्त की लाश को विमान से निकाला। वह उसे वहीं छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जमीन इतनी सख्त थी कि कब्र खोदना असंभव था। उसने सम्मान के साथ उसे बर्फ से ढका और अपना सफर शुरू किया। निकोलाई के पास अब केवल एक नक्शा, एक पिस्तौल और जीने की जिद थी। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और हर कदम पर उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके शरीर में चाकू घोंप रहा हो। तापमान -35 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। पसीना आते ही वह बर्फ बन जाता था। उसे पता था कि उसे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ना है, जहां रूसी सेना की अग्रिम चौकियां हो सकती थीं, लेकिन वह दुश्मन के इलाके में था। पहले ही दिन उसने दूर से जर्मन गश्ती दल को देखा। वह बर्फ में इस तरह लेट गया जैसे कोई लाश हो। जर्मन सैनिक उसके इतने करीब से गुजरे कि वह उनके जूतों की आहट सुन सकता था। यहाँ से निकोलाई का वह संघर्ष शुरू हुआ जहाँ मनुष्य की आत्मा की परीक्षा होनी थी। वह रेंगना शुरू करता है। वह घुटनों के बल चलता है, फिर कोहनियों के बल। उसकी उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। रात का अंधेरा घिरते ही उसे एहसास होता है कि ठंड ही उसका एकमात्र दुश्मन नहीं है। जंगल के भूखे भेड़ियों ने उसकी गंध पा ली थी। जंगल की रात डरावनी और खामोश थी, लेकिन निकोलाई को पता था कि यह खामोश मौत का संकेत है। जैसे ही उसने एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे शरण ली, उसे दूर अंधेरे में कुछ चमकदार बिंदु दिखाई दिए। वे आंखें थीं, भूखे भेड़ियों का एक झुंड। निकोलाई के पास अपनी पिस्तौल में केवल 6 गोलियां बची थीं। वह जानता था कि एक भी गोली व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। एक विशालकाय भेड़िया झुंड से अलग होकर उसकी ओर बढ़ा। निकोलाई ने अपनी सांसें रोक लीं। जैसे ही भेड़िया झपटा, निकोलाई ने गोली चलाई। भेड़िया जमीन पर गिरकर दम तोड़ दिया, लेकिन बाकी झुंड डरा नहीं। वे समझ चुके थे कि यह शिकार घायल है और हिल नहीं सकता। उसने उस भेड़िए को मात दी, लेकिन उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए थे। एक सुबह जब वह एक पहाड़ी के नीचे बेहोश पड़ा था, उसे दूर से कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। वे आवाज़ें जर्मन नहीं थीं, वे रूसी भाषा में बात कर रहे थे। दो स्थानीय ग्रामीण
जो जंगल में लकड़ियाँ और शिकार की तलाश में निकले थे, उन्होंने बर्फ में दबे उस मानव को देखा। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई लाश है, लेकिन जब निकोलाई की उंगलियां हल्के से हिलीं तो वे चौंक गए। वे निकोलाई को एक स्लेज पर लाद कर अपने छोटे से गांव ले गए। वहां उन्होंने उसे गर्म सूप पिलाया और उसके जमे हुए शरीर को सेंकने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने उसके जूतों को उतारने की कोशिश की तो वे दंग रह गए। निकोलाई के पैर जूतों के साथ चिपक चुके थे, मांस गल चुका था और हड्डियों तक संक्रमण पहुंच गया था। गांव के पास न तो दवाइयां थीं और न ही डॉक्टर। उन्होंने तुरंत सोवियत छापामार सैनिकों से संपर्क किया। जब वह सफ़ेद चादरों वाले बिस्तर पर जागा तो उसे लगा कि उसका बुरा सपना खत्म हो गया है। नर्सें और डॉक्टर उसे एक चमत्कार की तरह देख रहे थे। कोई भी इंसान उन परिस्थितियों में 18 दिनों तक जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन यह शांति क्षणभंगुर थी। मुख्य सर्जन, जो एक अनुभवी और सख्त व्यक्ति था, निकोलाई के पास आया। उसने निकोलाई की पट्टियाँ खोलीं और बहुत देर तक उसके पैरों का मुआयना किया। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। जब उसे होश आया और उसने अपनी चादर के नीचे देखा तो उसे केवल शून्य महसूस हुआ। उसे लगा कि वह अब आधा इंसान रह गया है। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घंटों दीवार की तरफ मुंह करके लेटा रहता। ओल्गा ने उसे कई पत्र लिखे जो अस्पताल के टेबल पर पड़े रहते थे। निकोलाई में उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं थी। वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। अस्पताल के उसी वार्ड में एक अन्य घायल कर्नल था जिसने युद्ध में अपना एक हाथ खो दिया था। एक दिन उसे बुरी तरह फटकारा। कर्नल की बातों ने निकोलाई के अंदर सोए हुए सैनिक को जगा दिया। उसने पहली बार ओल्गा का पत्र खोला जिसमें लिखा था, चाहे तुम जिस हाल में भी आओ, बस वापस आ जाओ। निकोलाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं बल्कि संकल्प के थे। उसने नकली पैर की मांग की। उस समय वे पैर भारी धातु और लकड़ी के बने होते थे जिन्हें पहनना ही किसी सज़ा से कम नहीं था। जब निकोलाई पहली बार उन नकली पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे वह जलते हुए अंगारों पर खड़ा हो। वह 2 कदम चला और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसने किसी की मदद नहीं ली। वह फिर खड़ा हुआ। उसके कटे हुए अंगों से खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नर्सों से कहा कि उसे अस्पताल के गलियारे में घंटों अभ्यास करने दिया जाए। वह केवल चलना नहीं चाहता था, वह उन पैरों पर इतना नियंत्रण चाहता था कि वह विमान के रडर पैडल को दबा सके। उसने अस्पताल के जिम में अभ्यास शुरू किया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद निकोलाई का असली संघर्ष शुरू हुआ। वह सीधे वायुसेना के मुख्यालय पहुंचा। लकड़ी के पैरों पर उसका संतुलन और उसकी चपलता देखकर अधिकारी दंग रह गए। उनके पास निकोलाई को परीक्षण उड़ान की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। परीक्षण वाले दिन पूरा एयरबेस निकोलाई को देखने उमड़ पड़ा। 1943 की गर्मियों में युद्ध अपने चरम पर था। निकोलाई की यूनिट को फिर से उसी क्षेत्र में भेजा गया जहां वह 2 साल पहले गिरा था। इस बार वह अधिक अनुभवी और शांत था। एक बड़े हवाई हमले के दौरान उसका सामना जर्मन लुफ्टवाफ के सबसे खतरनाक पायलटों से हुआ। आसमान में एक भीषण डॉग फाइट शुरू हुई। निकोलाई के नकली पैरों में भारी दबाव के कारण दर्द हो रहा था, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने निशाने पर था। उसने अपनी सूझबूझ से दुश्मन के 2 विमानों को धुएं के गुबार में बदल दिया। एक पल ऐसा आया जब एक जर्मन विमान उसके बिल्कुल पीछे था, लेकिन निकोलाई ने एक खतरनाक बैरल रोल किया और दुश्मन को अपने निशाने पर ले लिया। उसने न केवल अपना मिशन पूरा किया, बल्कि अपने उन साथियों का बदला भी लिया जिन्हें उसने उस बर्फीले जंगल में खोया था। युद्ध के अंत के करीब निकोलाई आखिरकार ओल्गा से मिलने पहुंचा। उसने निकोलाई के कृत्रिम पैरों की परवाह की बिना उसे गले लगा लिया। उसने रोते हुए कहा, तुम वापस आ गए, मेरे लिए बस यही मायने रखता है। उस मिलन ने यह साबित कर दिया कि ओल्गा का प्रेम ही वह अदृश्य शक्ति थी जिसने निकोलाई को मौत के मुंह से बाहर निकाला था।